हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एक रीनीट का पेपर हुआ था, इसमें जो फिजिक्स वाला हिस्सा है वो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी का है। जिस हिसाब से नीट के पेपर पुराने आए हुए हैं उस हिसाब से इस पेपर का लेवल थोड़ा सा अपर एंड पे था, यानी थोड़ा सा टफ लेवल पे था। और जिस हिसाब से नीट के बच्चों को तैयारी कराई जाती है, फॉर्मूले याद करा दिए जाते हैं, ज्यादा चीजें रट लो, ये कर लो, इस तरह की चीजों की जो पढ़ाई होती है ये पूरी तरह से खतरनाक है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उससे डरिए मत, और तभी आप एक अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं नीट लेवल पर। पेपर जो है वो टफ कैटेगरी का ही है। अगर हम बात करें नीट के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली जो जेई के बच्चे हैं उनके हिसाब से पेपर फैमिलियर है, इसी तरह का पेपर जेई में आता भी है, हम लोग तैयारी भी जेई में उसी तरह से करते हैं। लेकिन नीट के बच्चों को इस तरह के पेपर करने की आदत बिल्कुल नहीं होती है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये पेपर टफ भी था। कॉन्सेप्चुअली भी कई क्वेश्चन इसमें ऐसे थे। आपकी स्पॉन्टेनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, और फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन भी इसमें थोड़े से ज्यादा है, उसके हिसाब से भी ये टफ है। और कॉन्सेप्चुअली भी इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप वो पेपर के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और एक बात, इसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो है जिसमें करेक्शंस थे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, वन ईयर कैलिपर का, जिसमें एनटी ने उसको ड्रॉप कर दिया है, उसमें सबको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें दो ऑप्शन मैच करते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन जो है वो ए आपने करा, मतलब दोनों ऑप्शन में कोई भी अगर टिक करा हुआ है तो वो आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसको। तो देखते हैं इसमें, एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड है। थ्री हमें गिवन है यहाँ पे, देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री ट्रांसलेशन एंड थ्री रोटेशन के दिए हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1+2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और f जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है, तो एक वाइब्रेशनल मोड के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इसको हम लोग 2 इंटू एक्स लिख देते हैं, हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो गामा की वैल्यू देखिए बच्चों में गिवन है, कितनी कितनी गिवन है, 8/7 प्लस इक्वल टू 1+2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन के लिखेंगे 3 और 3 लिखेंगे रोटेशन के 6। तो 6 तो हमारे पास ये हो गए, और ये 2x हमने ये लिख दिया, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो 1/7 आपने इसको इधर शिफ्ट किया, एलसीएम लिया 1/7 इक्वल टू 2/6 प्लस 2x। तो 6 प्लस 2x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 14 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x 4 आ गया, दो शिफ्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और इसको 2 से जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या आंसर आ गया, इसमें 4 आंसर जो है करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी जल्दी सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला वही क्वेश्चन है जो एनटी ने ड्रॉप कर दिया, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है। फिर भी क्या ऑप्शन सही होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। वन ठीक है ना, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल इज 10। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड हमारे पास है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। व्हेन द जॉज टचेस ईच अदर द वर्नियर कैलिपर शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। तो जो वर्नियर स्केल है वो शिफ्ट हो गया है लेफ्ट ऑफ द जीरो। इसका मतलब है इसमें जो जीरो एरर है, जो इसमें जीरो एरर है वो कैसा है, नेगेटिव है। ये जीरो एरर कैसा है, नेगेटिव है। और कैसा होगा देख लेते हैं, कितना एरर है ये भी दिया हुआ है। इन सच अ वे दैट द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो -10 - 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कर देते हैं, तो ये -6 इंटू लीस्ट काउंट 0.1, तो वैल्यू आ गई -0.6 मिलीमीटर आ गई। तो इसको सॉल्व तो -0.06 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। और रीडिंग कितनी गिवन है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर। तो ट्रू रीडिंग कितनी हो जाएगी, ट्रू रीडिंग हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, हमने ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर माइनस जीरो एरर हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि खुद ऑलरेडी ये माइनस में है, तो ये 0.06 हो जाएगा। तो यू विल गेट 1.06 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में आंसर 1.06 आता है यहाँ पर, और जो कि हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। इन्होंने आंसर जो मतलब सोच के करा होगा, पता नहीं क्या सोच के करा है, 1.04 के हिसाब से। तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है बोनस है हमारे पास, बोनस क्वेश्चन है, और ये ड्रॉप कर भी दिया गया है। जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो ऑलरेडी ये ड्रॉप किया जा चुका है क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये डायोड का है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। हमें मालूम है कि अगर कोई चीज रिवर्स बायस में लगी है, रिवर्स बायस में है, ये हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ये पी होता है, ये एन होता है। अगर ये रिवर्स बायस में है तो ये एज एन इंसुलेटर की तरह काम करता है और करंट को मूव करने में दिक्कत आती है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ गई है। तो देख लेते हैं, अगर रिवर्स बायस में है तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है ना, बैटरी द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो दिया हुआ है। और अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो डिप्लेशन लेयर कम होगी। तो बताइए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इस केस में ये एन है और ये पी है, यहां पर ये पी है, ये एन है, और ये भी पी है और ये एन है। तो ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो सबसे कम विड्थ इसकी होगी, तो W1 सबसे कम होना चाहिए। और ये रिवर्स बायस में है तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, तो W3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसा है, रिवर्स बायस है। कैसा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में कोई भी करंट ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये बिहेव एज एन इंसुलेटर, तो इस डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी। तो W3 सबसे ज्यादा होना चाहिए इसमें। और ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर जाएगा, ये एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव होता है, उस केस में W1 सबसे कम होना चाहिए। और क्योंकि इसको कनेक्ट ही नहीं करा गया है, इसको कनेक्ट ही नहीं करा गया, तो बीच में ये होना चाहिए, यानी W2 इसके बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा पास ऑर्डर होना चाहिए, W3 इज ग्रेटर देन W2 और मिनिमम W1 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन देखिए करेक्ट है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर्टिकुलर सेट के हिसाब से वो हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इसमें ये क्वेश्चन है, कंसिडर a spring mass simple harmonic oscillator in one dimension, the mass of the particle is m and the spring constant is k। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। at the given instant the extension of the spring is x meter and the speed is this, सब तो नॉर्मल जो हम लोग को दिया जाता है। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन होता है। तो वेलोसिटी हमें मालूम है v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स बनता है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि ये सर्किल है, अगर ये सर्किल है तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी, अगर ये सर्किल है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर ये सर्किल है तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। इट मींस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ओमेगा कितना आ गया 1, और ओमेगा कितना होता है k बाय m इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, m के बराबर, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक सर्किल, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहां पर ये लिखा है द ग्राफ v एज अ फंक्शन ऑफ x इज अ सर्किल। ये एक सर्किल है और इक्वेशन ये है। अब आपको कहा जा रहा है इस इक्वेशन को सर्किल की इक्वेशन में लिखना है, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन ही यही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, m आ गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ये पहला वाला जो है ये सही है। तो देख रहे हैं किस तरह से आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। फॉर्मूले हम लोग को बाय डिफॉल्ट याद रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि इनको जोड़ देना पड़ता हो फॉर्मूले को याद करने के लिए। हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फॉर्मूले हम लोग को याद हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें दो ऑप्शन हमारे मैच करते हैं, और दोनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपने टिक करा होगा उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER दिया हुआ है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, n इज इक्वल टू रूट ओवर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये रूट ओवर 9, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम का 3। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया EX इक्वल टू KZ माइनस 2 पाई 10 की पावर 6। तो ये वेव बताइए किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसके अंदर जो भी लिखा है या माइनस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्लस Z डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेव हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्लस Z एक्सिस की तरफ। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज along the प्लस Z एक्सिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिए आपसे करेक्ट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है। तो वही एक सवाल को जरा ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत है कि ये इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो ये थर्ड वाला हमारे आंसर में नहीं होगा, ये सही है और पूछा आपसे गलत गया है कि क्या गलत है इनमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप अगर देखें, ये हमारा द स्पीड हमें इसकी फाइंड करनी होगी। तो बताइए स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, तो v इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन n। c स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, n की वैल्यू 3 है, तो स्पीड आ गई हमारे पास 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है।
करेक्ट है, यानी जो दिया है वो सही है, हमें गलत बताना है, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं, द वेवलेंथ आपसे पूछी गई है कितनी है, तो वेवलेंथ देख लेते हैं और ये सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी होगी, ये है हमारे पास ओमेगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी होता है, इसके टी के साथ जो कुछ भी लिखा है ये सब ओमेगा है। ओमेगा कितना होता है 2 पाई इंटू एफ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10 की पावर 6, तो फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6। याद रखिए फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर हो जाती है तो वेवलेंथ में चेंज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में चेंज होता है। हमें मालूम है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, जब तक आप सोर्स को चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो वी कीप द फ्रीक्वेंसी सेम, हम सेम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, ये लैम्डा, यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो लैम्डा 100 आ रहा है, और जबकि इन्होंने यहाँ पर कितना दिया है बच्चों 300, तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर का हिस्सा होगा, तो ये होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपने 1 टिक करा है तो ये आपको नंबर मिल जाएंगे। सेकंड वाले में आते हैं तो देखिए ये भी गलत है, ये बी वाई की वैल्यू देखिए बी नॉट बाई वी लिखा हुआ है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो पहला वाला हमारे इस पेपर के हिसाब से पहला और ये दूसरा जो ऑप्शन है ये दोनों ही गलत है और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, और कोई भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हमारे नीट में नहीं पूछाते बच्चे। तो अगर किसी ने 1 भी टिक करा है तो भी उसे आंसर मिला है, 2 टिक करा है तो भी उसे आंसर मिला है, ये एनटी ने दोनों के ऑप्शन को मान लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा देखिए, अब आपके पास मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है, सही जगह से पढ़ाई करी है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ये दिया है आपको, सारी चीजें पढ़ लीजिए, और ये आपको डायग्राम गिवन है। तो बताइए इस पॉइंट पर जब ये थीटा की वैल्यू 90 होगी, ये थीटा यहां से मेजर करना है, जब ये थीटा 90 डिग्री है यानी कि पाई बाय 2 है, तो यहां पर मोमेंटम होगा इसका और यहां मोमेंटम होगा इसका, और ये दोनों मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जो कि कैंसिल हो जाएंगे। तो जब थीटा की वैल्यू हमारे पास, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो नेट मोमेंटम कितना है 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों घूम के ऐसे आएंगे, ये घूम के यहां पर आएगा, ये घूम के यहां पर आएगा, तो इस वक्त इसकी मोमेंटम इधर हो जाएगा, इसका मोमेंटम इधर हो जाएगा। तो फिर से जब ये यहां पर आएंगे, ये कौन सा एंगल हो गया, इधर से मेजर कर रहे हैं ना थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 पर, माइनस पाई बाय 2 पे, तो थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई बाय 2 होगी, फिर से इनका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाय 2 पर और प्लस पाई बाय 2 पर इनका मोमेंटम कैसा है 0 है। तो जरा देख लेते हैं, यहां पर दोनों जगह होना चाहिए, तो ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पर तो इन्होंने मोमेंटम 0 नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा। आप देख लीजिए यहां से पाई बाय 2 पर ये 0 नहीं दिया, ये कांस्टेंट दिया, ये भी नहीं है, तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 दोनों पर यहां पर भी 0 है और ये यहां पर भी 0 है, तो हमारा केवल ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, और इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें, इस पेपर में जो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग, ये वाला क्वेश्चन जो है थ्योरी का क्वेश्चन है। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं तो थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एन थीटा जो हमारे स्कैटर्ड नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो एन थीटा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 के, इस तरह से होता है, फॉर्मूला आता है ये। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको ये पता है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, इस तरह से आता है। तो अगर याद है तो आराम से कर लेंगे, ऑब्वियसली ये बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हो सकता है आप लोग भूल गए हो पेपर के टाइम पे, इसलिए सारी चीजें सिलेबस की जो है वो पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा पढ़िए इसको और फिर करिए। कई बार ये बच्चे इस तरह के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कंसिडर द 3 मीडियम पी क्यू आर, तो ये मीडियम हमारा एक पी है, ये पी मीडियम है, ये क्यू है, और ये हमारा आर मीडियम है, ठीक है ना। पी क्यू आर, ये मीडियम हमारा आर मीडियम है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये 1.25, ये और ये 1.5 गिवन है। द मीडियम क्यू हैविंग अ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थिकनेस हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। इस प्लेस्ड, और एक ऑब्जेक्ट है, ये सब दिया है, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द मीडियम ऑफ, तो ये यहां से दिया, तो यहां से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है ना। इफ व्यूड फ्रॉम द मीडियम पी, तो यानी एक बार ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो इसे कैसा दिखेगा ये ऑब्जर्वर, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसको एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी, तो एक्चुअल में डेप्थ तो उसकी यहां से इतनी है, लेकिन हम उसे कितना दिखाई देगा एपरेंट डेप्थ का एक क्वेश्चन है हमारे पास।
ठीक है ना। तो एक बार ऑब्जर्वर यहां पर है, तो उसको जो हाइट दिख रही है इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी दिख रही है, h1, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर द सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियम आर, अब एक ऑब्जर्वर यहां पर है, इसके अंदर बैठा है, यहां पर ऑब्जर्वर है 2, इसको जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो किस हाइट पर दिख रहा है, h2 हाइट पर दिख रहा है। तो आपसे पूछा गया h1 माइनस h2 क्या होगा। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डेप्थ के लिए, तो जो h1 होगा, h1 की वैल्यू क्या होगी, ये हम लिखेंगे μ1 और ये d अपॉन μ2 लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। ये μ1 क्या है, यहां पे ध्यान रखिए, ये फॉर्मूले में क्या यूज कर रहे हैं, ये μ1 वो है जहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, वो है, और ये ऑब्जेक्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा फॉर्मूला, जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, और ये वो है जहां पर ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है जहां पर, ठीक है ना, जहां पर ऑब्जर्वर है वहां पर ये हमारा μ1 है। डी जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, और h जो है हमारा एपरेंट है। तो अगर हम h1 की वैल्यू देखें तो पहली बार ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर है यहां पर, जिसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 दी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और दिखेगा कितना, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 2.5, तो ये लिख दीजिए 2.5 डिवाइडेड बाय μ2, किस में है 1.25 में, तो ये लिख दीजिए 1.25, ये सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली हम h2 के लिए लिख देते हैं, कहां पर है, 1.5 पर है, जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर बच्चों, अब ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ये वैल्यू कितनी लिखेंगे, जहां पर ऑब्जर्वर है वो लिख दिया, कितना डिस्टेंस है 2.5, और इसका क्या मीडियम है 1.25, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसका मीडियम वही है, ये पुट कर दीजिए, इसको भी आपने पुट किया तो 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। तो आपसे मॉड पूछा गया है h1 माइनस h2 का मॉड, तो कितना आएगा मॉड, वैल्यू आ जाएगी 1, तो h1 और h2 का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर हमारे पास बच्चों 1 आएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो जाएगा, इसमें आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये भी पार्ट थ्योरी में पढ़ते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं, ये है क्वेश्चन डायमेंशन का। तो डायमेंशन में आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, और डायमेंशन निकालने के लिए कोई इजी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुत जल्दी से हम उसका यूनिट निकाल सकें। तो कंसिडर द सिग्मा एस के बी एंड बी रिप्रेजेंट द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये हमारे पास जो है ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना, और जो के बी है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और बी जो है ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो आपको पूछा गया है कि इसका डायमेंशन कितना होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग बच्चों, तो पहले हम लोग देखें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला कहां पर आता है जरा देख लेते हैं। पावर हम लोग ने पढ़ा है, पावर सिग्मा ए ई टी की पावर 4, ये एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है ना, रेडिएशन के केस में। तो पावर इक्वल टू सिग्मा ए एरिया है हमारे पास, सरफेस एरिया, टी टेम्परेचर है, पावर 4, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस सिग्मा की वैल्यू हम अभी फिलहाल यहाँ पे ए टी की पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं कौन सा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां पर आता है, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 kBT, है ना, ये पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी रिलेशन विद टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये kb जो है यही हमारा वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, आप लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3t, तो ये आ गया हमारे पास kb। तो जो kb है वो एक्चुअली में एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आ गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आ गया, तो हमें इसका कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं। और फिर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो है हमारे पास ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा टी की वैल्यू हम लोग बी के बराबर लिखते हैं, तो ये लैम्डा टी है वो हमारा बी के बराबर है, लैम्डा वेवलेंथ है जो मीटर में होगा, टी टेम्परेचर है जो केल्विन में होगा, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब जरा वैल्यू देख लेते हैं, ये क्या है, पावर है, ये क्या लिखी हुई है बच्चों, पावर, ये लिखा है पावर, पावर, ये क्या लिखा है, पावर लिखा है, ये क्या है, पावर, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। बस अब वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, रख के सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या लिखा है हमारे पास, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन, तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कितना हो गया, पावर डिवाइडेड बाय ए टी की पावर 4, ये आ गया। फिर हमारे पास लिखा है के बी इनवर्स लिखा है, ये इनवर्स लिखा है, और के बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख दें और यहाँ पर हम एनर्जी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी ऐसे आप लिख दीजिए, टेम्परेचर लिख दीजिए। फिर हमारे पास आता है बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम लैम्डा टी लिख सकते हैं, तो लैम्डा टी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ बच्चों देखो पुट कर देंगे, तो ये टी और ये टी टेम्परेचर थे, ये भी टेम्परेचर, तो यहाँ तो स्क्वायर आ गया। अब पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड, तो ये होता है एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया, ये एरिया हो गया, एरिया हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर,
और यहां पर भी देखिए ये लैम्डा जो है ये मीटर में ही होता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या बचा, ये टेम्परेचर बचा, टेम्परेचर का स्क्वायर लिख दीजिए तो ये वैल्यू आ गई। और यहां पर एक ये एनर्जी भी बची हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए ये एनर्जी से तो एनर्जी कैंसिल होगी, 1 मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना बचा हमारे पास, तो ये पर सेकेंड नीचे आ गया, ये मीटर ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू आ गई। ये मीटर है तो L-1, सेकेंड है तो T-1, और ये है टेम्परेचर बच्चों, ये टेम्परेचर लिखा था तो टेम्परेचर K की पावर -2, तो L-1 T-2 K-2 आ जाएगा, L-1 T-1 K-2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें, हमारा जो सेट दिया हुआ है इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये देखिए हम लोग का मैच कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए डायमेंशन में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, और ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप जल्दी से उसकी जो यूनिट्स हैं वो फाइंड कर सके, और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग को थोड़ा पता भी रहता है, जैसे पावर है, एनर्जी है, वर्क है, तो उससे भी ये आराम से निकल सकता है। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये है हमारा ऑर्गन पाइप का, ठीक है ना। द नंबर ऑफ नोट्स इन द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप, ओपन एंडेड पाइप, तो ओपन एंडेड पाइप में देख लीजिए ये हमारा पहला हार्मोनिक होता है, तो इसमें एक ही नोट बनी है देखिए। दूसरे में कैसा होगा, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, रफ डायग्राम है। तो इसमें 2 नोट बन गई, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक में 1 बनी, सेकंड हार्मोनिक में 2 बनी, तो फिफ्थ हार्मोनिक में कितनी नोट बनेगी, 5 नोट बनेगी। तो अगर इसके लिए आप देखें, ठीक है ना, तो कितनी नंबर ऑफ नोट्स है ओपन एंडेड पाइप में, ओपन एंडेड पाइप में n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि n की वैल्यू 5 आ गई, किस केस में, ओपन एंडेड में, फिफ्थ हार्मोनिक में। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, इसी तरह से बीच में 2 लूप बन जाएंगे, तो एक फर्स्ट हार्मोनिक में 1 फिर 2 इस तरह से आ गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, क्लोज पाइप में। तो क्लोज पाइप में देखिए, क्लोज पाइप में जब हमने ये एक बनाया तो एक यहाँ पे नोड बना, जब हम 2 बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे बनाओगे तो ये एक नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, तो 2 नोड बन गए। ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है और ये थर्ड हार्मोनिक है, याद है इसमें 1:3:5:7 ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले में कितना होगा, ये पूरे 2 लूप हमारे बनेंगे, यहाँ पर ये 2 लूप देखिए पूरे बनेंगे, और एक ऐसा बन जाएगा और लूप बनेगा बाहर। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, तो कितने नोड हो गए, 3 नोड हो गए। तो यहाँ पर कितने आ गए, जो फिफ्थ हार्मोनिक था उसमें 3 नोड बन गए हमारे पास, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इसमें, उसको हम n+1/2 से डिनोट कर दें। n यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक है, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो 1+1 2/1 आ गया। जो हमने n की वैल्यू कितनी पुट करी, 3 पुट करी, तो कितने नंबर ऑफ नोड बन रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3+1/2 आ गया। इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं, तो 5 आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5+1 6, तो 3 नोड बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा हार्मोनिक दिया हुआ, 9th हार्मोनिक, तो 9th हार्मोनिक में कितने बनेंगे, कितना आ गया, 5। तो इसमें भी नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे, 5 नोड बनेंगे। तो दोनों में ही 5 नोड बन रहे हैं हमारे पास, इसलिए इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये 1 इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग ऐसे ड्रॉ भी करते हैं तब इस तरह से, ठीक है ना। तो थोड़ा हमने रफली ड्रॉ करा है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यूज क्या करेंगे, ये हमें मालूम है, 2 अगर वायर्स हैं और ये इनमें अगर करंट फ्लो कर रहा है I1 और I2, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2π इंटू डी। डी जो है वो इनके बीच की दूरी होती है, डी। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर A एंड B कैरिंग द करंट I and 2I रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो इसका मतलब है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। द वायर A हैज अ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाई ऑन अ इंसुलेटेड फ्लोर। तो एक वायर जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास पर यूनिट लेंथ हमें दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है ना। अब वायर ए में कितनी करंट फ्लो कर रही थी, आई करंट फ्लो कर रही थी, तो इसमें आई करंट फ्लो कर रखी है, ठीक है। अब वायर बी इज केप्ट एट अ हाइट h, एक इसके ऊपर एक वायर रखा गया है जिसकी हाइट यहां से कितनी है, h है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, वायर बी है, ये वायर ए है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2i की करंट इसमें फ्लो कर रही है, 2i करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है ना। और ये ऐसे सरफेस पे रखा गया, तो ये वायर ऐसे यहां सरफेस पे रखा गया, इसके ऊपर एक वायर यहाँ पे है। अब ये वायर में करंट और इस वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये ऊपर वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा।
वो कह रहे हैं कि ये कितनी हाइट हो, ये क्योंकि ये देखिए h जो है वो ये d जो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है वो यहाँ पर h है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ये d पे डिपेंड कर रहा है। वो पूछ रहा है इसके बीच में कितनी हाइट हम रखें, ज्यादा हाइट रखेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, जैसे जैसे इसको पास लेके आएंगे इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो बढ़ने लगेगा। तो इसमें बीच में कितनी दूरी हो या h कितना हो कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसको जो ऊपर की तरफ फोर्स खींच रहा है इस वायर की वजह से, वो इसके mg से बराबर हो जाए, यानी कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाए इसका 0 हो जाए, कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाए 0 हो जाए। ठीक है ना, ये सरफेस पे रखा गया है, नीचे रखा गया है जमीन पे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है ना, इंसुलेटिंग सरफेस पर रखा गया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये वाला वायर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, डी की वैल्यू h रख देंगे, I की वैल्यू I लिख देंगे और I2 की वैल्यू 2I लिख देंगे। ठीक है ना, और ये फोर्स किससे बैलेंस होगा, इसके mg से बैलेंस होगा। मास पर यूनिट लेंथ हम यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो यूनिट लेंथ के लिए फोर्स ये है, तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू जी हो जाएगा। आगे समझ में इतना, तो लैम्डा जी की वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, ये वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पे 2i डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, यानी h लिख दीजिए। बस सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये h की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना, कुछ और इसमें हमें खास अब नहीं करना, तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई 2i डिवाइडेड बाय 2 पाई h इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा जी। ठीक है ना, mg लिखना था, लैम्डा जी। ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ है F बाय एल है, और ये भी मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा लिखा हुआ है। जितना लेंथ हमने लिया है, एक यूनिट लेंथ लिया, एक यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, लैम्डा के बराबर होगा। एक यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये h आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये पाई आ गया, ये लैम्डा आ गया और ये g आ गया, यू विल गेट h। तो ये h की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई लैम्डा जी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा पास आ रहा है, ये पहला ऑप्शन देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो हमारा इसमें करेक्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी। आ गया, आई थिंक आपको समझ में ये सारी चीजें आ रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, और देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन आप सॉल्व करोगे तो देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये हमें मालूम है v इक्वल टू कितना होता है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा एक्चुअली में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 3। अब ये एलसीआर सर्किट है, तो पहले हम इसमें एक्सएल निकाल लें, तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल हो जाएगी, ओमेगा 2 इंटू 10 की पावर 3, और एल देखिए दिया हुआ इतना 10 मिली हेनरी, तो इंटू 10 की पावर -3 आप कर देंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी आएगी 20 आ गई, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग एक्स सी निकाल दें, रिएक्टेंस देख लेते हैं इसका कितना, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3, और सी की वैल्यू भी पुट कर दें 25 माइक्रोफेरेड, तो 25 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है ना, सॉल्व कर लें इसको जरा, देखते हैं कितना आता है। तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय ये कितना है 50। इसको आपने सॉल्व किया तो ये फिर से कितना आ गया 20। इसका मतलब है कि XL की वैल्यू इस XC के बराबर है। तो ये एक देखा जाए रेजोनेंस की कंडीशन है, इस केस में जो इसका जो टोटल इंपीडेंस है वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है ना, ये तो करते हैं हम लोग। तो जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इस पूरे का स्क्वायर और आपने इसका रूट कर दिया, ये वैल्यू आती थी। तो ये वैल्यू तो बराबर है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो Z की वैल्यू एक्चुअली में R के इक्वल हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट का, तो करंट कितनी हो गई V डिवाइडेड बाय R, तो ये कितना आ गया 220, और R की वैल्यू बच्चों दी है 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 तो ये आ गया कितना 2.2 एम्पियर। तो कितना आंसर आ गया इसमें 2.2 एम्पियर का हमारे पास इसमें आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा देखिए करेक्ट है 2.2 एम्पियर। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। आई होप इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, थोड़ा हमें शुरू में डर जरूर लगता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन है जो यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर नहीं कर रहा है,
तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको किसी स्फीयर से दूरी पर छोड़ दिया गया, जैसे इसको छोड़ा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी तरफ भागेगा और जब इसके सरफेस को टच करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बना लेते हैं। अब फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज, तो एक ये हमारे पास, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, जिसकी दूरी कहां कितनी है, इसका मास कितना है, इस पॉइंट चार्ज का मास जो है वो m है, और इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 3r के इक्वल है। कितना है, 3r के इक्वल है, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज रीचेस द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट स्पीड बतानी है, म्यू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, परमिटिविटी नेगलेक्ट ग्रेविटी हमें इसमें यहाँ पे नेगलेक्ट कर देनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे इसकी तरफ भागेगा, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी यहां पर लिखेंगे और फिर टोटल एनर्जी यहां पे लिखेंगे, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर सरफेस पे लिखेंगे। तो जब वो यहां पर था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी है, टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी है, कितनी हो जाएगी, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, k टाइम्स ऑफ q1 q2 बाय r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। k की वैल्यू 1/4πε0 होती, जो बाद में पुट कर देंगे हम लोग। तो k ये हो गया q और ये हो गया कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, 3r। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस पॉइंट पर, 0। फाइनल देख लेते हैं कितनी होगी, फाइनल कितनी होगी, माइनस k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये कहां पर आ चुका होगा, सरफेस पर आ गया। तो सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया, प्लस यहां पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी, तो वी कैन राइट हाफ mv²। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ये मूव कर रहा है, तो ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर लिख देंगे। इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो k स्मॉल q बाय 3r माइनस इक्वल टू माइनस k स्मॉल q कैपिटल Q बाय r प्लस हाफ mv²। इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये k स्मॉल q k ये आ गया डिवाइडेड बाय r, आपने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1/3 आ गया इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा और हम लोग, तो k को हम लोग लिखेंगे कितना, 1/4πε0, ये आ गया स्मॉल q, ये आ गया कैपिटल Q, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई r। ये इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2/3, यहाँ पे आ गया 2/3 इक्वल टू 1/2 mv²। तो आप देखिए ये 4 हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। तो इसमें जो वेलोसिटी आ रही है वो स्मॉल q कैपिटल Q, ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो स्मॉल q कैपिटल Q, यानी कि या तो ये ऑप्शन हमारा होगा या फिर ये होगा। और देख लेते हैं, 4 कैंसिल हो गया, 3/ε0, तो 3/ε0 m इंटू r, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिए हमारा करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली हमें इसमें लगा देनी है और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, तो आप ये आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं रटा वटा है तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस सच दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, ठीक है ना। एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, ठीक है ना, मेटल सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ये लाइट की इंटेंसिटी है, ये इतने, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर का ही बना है, तो ग्रीन कलर की ही लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। ये मेटल सरफेस है, इसका अपना एक बार फंक्शन होगा, जो भी होगा। इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग, अब बताइए ये जो पावर है इसकी इंटेंसिटी हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 लाइन ग्रीन, जैसे मान लीजिए 2 टॉर्च हमने ग्रीन कलर की थी हमारे पास, अब हमने एक टॉर्च ऑफ कर दी, तो लाइट ग्रीन कलर की ही है हमारे पास, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो इंटेंसिटी कम होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कम हो जाएंगे। तो अगर आप इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग ही तो करंट होती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा करंट, तो करंट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है, तो इंटेंसिटी को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंप करके बाहर आए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी डिक्रीज करने पर फोटो करंट भी डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन 1 या 4 में कोई एक हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हमने इंसिडेंट लाइट की केवल इंटेंसिटी कम की है,
यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनिए, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अभी भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। हमने ग्रीन कलर की ही लाइट थी, ग्रीन कलर की ही रहने दी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जिस इलेक्ट्रॉन के पास, वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी अभी उसके पास है। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्वांटिटी में कम हो गए हैं। इंटेंसिटी उनकी कम होने पर, पहले मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, अब मान लीजिए 400 इलेक्ट्रॉन्स बचे जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा और इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस केस में बच्चों करेक्ट आएगा। आगे समझ में? तो थोड़ा सा आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको ये सारी चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज देखिए कंफ्यूजन होगा तो आपको गलत मार्क कर देंगे, नेगेटिव मार्क से आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जो आपने सही किया है उसका भी आपको लॉस हो जाता है। क्या वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास कुछ नहीं है। टू प्लैनेट्स P1 P2 विद इक्वल मास हैविंग द रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, R2 ठीक है ना, मास देखिए इक्वल दे दिए ने। स्केप वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gm/r। g सेम है, m सेम है, केवल r के, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। आपसे पूछा गया है v2/v1, तो ये वैल्यू हो जाएगी r1/r2 का, ये तो आ जाएगी, ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। g सेम, m दिया हुआ है मास, इसलिए हमने m लिखा हुआ है सेम, ये वैल्यू आ गई। और r1/r2 की वैल्यू यहां से देख लीजिए कितनी है, r1/r2 यहां से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वैल्यू 2 पुट कर दी, तो v2/v1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, √2 आ गया। तो आराम से हो गया क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें तो आप कुछ ना कहें तो बेहतर है। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखिए चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू यहां पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। इस टेकन स्लोली थ्रू इनफिनिटली थिन ट्यूब, ये ट्यूब हमारा यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इस ट्यूब के थ्रू हम इसको लेके जा रहे हैं, ए से हमने यहां तक ऐसे ट्यूब के थ्रू इसके अंदर से ऐसे पास करते हुए बी तक ले गए। आपसे वर्क डन पूछा है, आप सवाल पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। हैविंग अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये पूरा जो स्फेयर है इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है हमें इतनी, ठीक है। द इनिशियल एंड द फाइनल दिया है हमें ए और बी पर डिस्टेंस दिया है, यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस 2r है और यहां से इसका डिस्टेंस हमें 3r दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम दिस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो जो वर्क डन होता है बच्चों, जो वर्क डन होता है दैट विल बी इक्वल टू क्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB कर देंगे, मॉड लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इसी की जरूरत है। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो कर देंगे। तो A का पोटेंशियल हम निकालेंगे कितना है, बी पे पोटेंशियल निकाल देंगे, इस स्फीयर की वजह से कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ये चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं, तो जिसको लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यूनिट, तो 1 हो गया हमारे पास। तो जो वर्क डन एक्चुअली में आएगा वो कितना आएगा, VA माइनस VB आएगा, बस यही करना। अब VA और VB जरा देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। तो सपोज करिए इसके ऊपर चार्ज अभी फिलहाल Q लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। तो VA कितना आएगा, VA की वैल्यू आ जाएगी KQ/R, R कितना है, ये 2R हो गया, ठीक है ना। और VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ बाय, यहां से दूरी कितनी है 3R, तो माइनस कर देंगे, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, KQ/R आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/2 माइनस 1/3, ये आ गई वैल्यू, देखिए माइनस कर दिया हमने और कुछ नहीं करा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास KQ/6R। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, तो 2 - 1, तो ये R आ जाएगा हमारे पास, R। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास KQ/6R। लेकिन आंसर इस फॉर्म में हमें नहीं दिया हुआ है, आंसर हमें दिया है ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अब ये चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब बताइए अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, यहां देखते हैं। अगर इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी, इसमें टोटल चार्ज कितना है Q, तो Q जो चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4πr³। तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है इसका 4/3πr³। ये हमारे पास चार्ज आएगा। इस चार्ज को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा K 1/4πε0 लिख दीजिए। Q की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, Q की वैल्यू अभी देखी थी, डेंसिटी हमने लिखी, और ये लिखी 4/3πr³ डिवाइडेड बाय 6 × R। समझ में आ रहा है, ये देखिए लिखा हमने। तो अब जरा देख लेते हैं यहां से क्या कैंसिल होगा हमारे पास, तो ये 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए, ये हमारे पास 18 आ गया और ये R ऊपर आ गया,
नीचे तो हमारे पास 18 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है ना, और ऊपर कितना बचा हमारे पास, रो बचा, और ये आर स्क्वायर बचा, ठीक है ना, रो आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो जरा देख लेते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। तो रो आर स्क्वायर, देखिए रो आर स्क्वायर अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर स्क्वायर अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, 18। तो देखिए 18 दिया हुआ है हमें, 18 ही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये वाला सवाल भी आराम से हम लोग कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्लिक नहीं करता है, नीट के हिसाब से कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स है, आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो साइक्लिक प्रोसेस अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देते तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि जहां से चले वहां पर वापस आ गए, तो जितना इनिशियल टेम्परेचर था उतना ही फाइनल टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी एनर्जी आपने एक्सट्रैक्ट करी होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगी। और पीवी कर्व में अगर पीवी कर्व दिया है तो उसका एरिया अंडर द जो क्लोज सरफेस है, तो ये जो एरिया है इसका, यही हमें क्या देगा, वर्क डन दे देगा। जितना वर्क डन है उतनी ही एनर्जी होगी यहाँ पे सप्लाई करी होगी हमने। तो हाफ कितना होगा लेंथ, ये कितना है, ये कितनी, सब ऐसा यूनिटी देखिए दी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर क्यूब में दिया है, तो यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर जूल में ही आंसर आ जाएगा, बस एरिया लिख दी। तो ये डिस्टेंस कितना है 3, और ये कितना है 200। तो एरिया कितना आ गया, तो एरिया विल बी इक्वल टू 200 इधर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3, यू विल गेट 600 जूल। तो 600 जूल हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें हम नहीं कह सकते, और ये तो पूरा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है और आसान भी है। सबसे इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं पूरे नीट में यही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, तो ये आता भी है, हम लोग को मालूम है इस तरह क्वेश्चन। माइक्रोवेव यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव हर घर में होता है, किस लिए यूज करते हैं भाई, खाना गर्म करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट वाले का, पी वाले का, तो देखिए 2 ऑप्शन आ गए। हो सकता है आपको इसमें सबके ऑप्शन ना भी पता हो, फिर भी कुछ के भी पता होंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो माइक्रोवेव तो बच्चों पता ही होता है, हम लोग यूज करते हैं फॉर वार्मिंग द फूड। तो पी का हमारे पास 2 आएगा। तो 2 वाले देखिए कौन से ऑप्शन है, ये वाले 2 ऑप्शन हमारे 2 वाले हैं, बाकी फर्स्ट और फोर्थ तो इलिमिनेट हो गए तुरंत। यूवी रेज हम लोग किसमें यूज करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आपने मालूम है हम लोग घरों में वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, प्योरीफायर, अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं। तो क्यू का जो ऑप्शन है वो कितना हो गया, 1 हो गया। गामा जो है रेज है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं और इनका इलाज कैंसर में किया जाता है, तो ये 4th वाला हो गया। और रेडियो वेव हमें मालूम है कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, यानी कि ये वेव्स है हमारे, ठीक है ना, तो रेडियो वेव्स होती है, तो ये हमारा 3rd वाला हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो पी का 2, क्यू का 1, तो ये हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। देख रहे हैं आप, ये सेकंड वाला करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। A car traveling on a circular racetrack of radius 50 meter which is banked at an angle of theta, ये banking of road का सवाल है। If the car travel at speed 10 meter per second, then the wear and tear of the tire is minimum। मिनिमम wear and tear है। देखिए जब मिनिमम wear and tear होता है तो नॉर्मल से ही हमारा क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू v स्क्वायर बाय आर जी होती है। मिनिमम wear and tear के केस में tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कोई किसी भी तरह से नहीं लग रहा होता है, रबिंग wear and tear नहीं हो रहा। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसको कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यूज नहीं करा जा रहा है, ठीक है ना। तो बस यहां से आपको tan थीटा ही बच्चों निकालना है। वेलोसिटी आपको 10 दी हुई है, रेडियस आपको 50 दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमें हमेशा पता होती है और जो दी भी है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी 10 इंटू 10, रेडियस कितना दिया है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया 1/5। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1/5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा इसमें देखिए करेक्ट है, tan इनवर्स 1/5, ठीक है ना। थीटा अगर इतना आ गया तो थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/5। उस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलस भी हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, और फिर ये क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा नीट वाले बच्चे इसमें डर लगता है उन्हें, बट डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। देखिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, वरना पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन देख के बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो आप पहले से थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिए, फिजिक्स में रटने के बजाय कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए, तभी आप इसमें कुछ बेटर कर पाएंगे। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज अ फंक्शन, तो हमें पोजीशन गिवन है, तो ये पोजीशन हमें कितनी गिवन है, कितनी, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, और अल्फा की वैल्यू 1 दी है, बीटा 6 दी है, गामा, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये टी स्क्वायर हो गया,
ये वैल्यू हमारे पास -6t आ गई, +5 आ गई। तो जो s है, जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, वो एज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि t = 0 से लेके t = 6 तक इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड बतानी है, याद रखिए स्पीड क्या पूछा है हमसे, स्पीड पूछिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी है, एवरेज स्पीड पूछिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और अगर पार्टिकल ने कहीं डायरेक्शन अपना बदल लिया है, अगर बीच में कहीं इसने अपना डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन बदल लिया है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तब उस केस में डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं डायरेक्शन बदल रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम ये चेक करें कि ये अपने डायरेक्शन को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और अगर ये बदल रहा है तो कहां पर बदल रहा है ये देखते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, ds/dt कर दें, वी विल गेट द वेलोसिटी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2t - 6। तो जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी उस जगह पर ये डायरेक्शन टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। किसी भी चीज के को डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर आप 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2t - 6, यू विल गेट t = 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स पे पार्टिकल जो है वो चेंज हो रहा है, वो लौट के आ रहा है, वापस आ रहा है। 3 सेकंड पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर से वो पीछे की तरफ लौटना शुरू करेगा जैसे भी जा रहा था, ठीक है। अगर इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दें, इस वाले पार्ट को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के का जो लॉजिक्स है वो सारे यहाँ पर वैलिड हो जाएंगे। तो जरा अब हम लोग ये देखें कि ये पार्टिकल घूम कैसे रहा है। अब इसकी पोजीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं t = 0 पर कहां पे था। तो देखिए ये पार्टिकल की पोजीशन लिखी हुई है, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा। तो देखिए जब आप t = 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, तो s की वैल्यू आ गई 5। तो s = 0 पे पार्टिकल +5 पे था, ठीक है। अब 3 पे देखेंगे हम, क्योंकि भाई 3 तक ये गया हुआ है, 3 पे इसने डायरेक्शन 0 से लेके 3 तक ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 3 तक क्या होगा, 3 में इसकी वैल्यू पुट करें तो S3 कितना आ जाएगा, जरा ये भी चेक कर ले। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 - 18 + 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -4। ये आ गई वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। और अब हम S = 6 पे भी चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि 3 के बाद ये लौट के आया, फिर 3 सेकंड तक वैसे ही चला। तो 6 पे अगर आप देखेंगे तो ये 36 - 36 + 5, तो ये फिर से +5 पर आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें कुछ दिख रहा है। तो अगर इसको हम लोग बच्चों ड्रॉ करें यहाँ पर कुछ ऐसा, जरा समझने के लिए अगर हम इसको देखें तो ये हम अगर इसको ओरिजिन लिख लेते हैं, तो पहले पार्टिकल t = 0 पे, t = 0 पे पार्टिकल यहां पर था, इसके कोऑर्डिनेट 5, 0 लिख लीजिए, ठीक है। फिर s = 3 पे पार्टिकल -4 पे आ गया, यानी कि पार्टिकल यहां पर आ गया, -4, 0 पे पार्टिकल आ गया। कब, t = 3 सेकंड पे, t = 3 सेकंड्स पे। तो ये G5 से स्टार्ट किया, यहां से घूमता 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 3 तक यहां तक आ गया, 3 सेकंड में यहां तक आ गया, ठीक है। फिर यहां पर इसकी वेलोसिटी मोमेंटरी 0 हुई और ये फिर से पीछे लौटना शुरू करेगा। तो फिर से कितने कहां पर पहुंच रहा है, 3 के बाद -4 से फिर कहां पहुंच रहा है, 3 सेकंड में 5 पे फिर से पहुंच रहा है, फिर इसी जगह पर पहुंचा। तो पार्टिकल इधर आया और फिर घूम के फिर यहां पे ही चला गया। तो ये डिस्टेंस बताना कितना है, ये 5 हो गया, 5, और इधर कितना हो गया, 4। तो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, 9 इधर किया और 9 लौट के गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 18 किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया पार्टिकल का, 18 आ गया। आगे समझ में भाई, 9 ये इधर आया 3 सेकंड तक, फिर ये 9 लौट के गया पीछे की तरफ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 18 हो गया। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हो जाता। 5 से स्टार्ट किया था, 5 पे वापस चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाता। तो अगर आप यहां पर केवल अगर आप 0 रख दीजिए और 6 रख दीजिए तो ये दोनों में सेम वैल्यू आएगी। तो अगर किसी ने ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में किया होगा तो 0 आंसर भी दिया हुआ है, 0 आपने किया तो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 18। तो 18 इसका डिस्टेंस आ गया, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा हम यहां रब कर दे रहे हैं। तो 18 हमारे पास यहां पर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज बताना है आपको। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 9 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 3। तो ये 3 आंसर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने s की वैल्यू 0 रख दी और 6 रख दी, दोनों रख दी, तो आपको पहले भी और बाद में 0 पे और 6 पे सेम पोजीशन मिलेगी। तो आपको लगेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बाय डेफिनेशन एवरेज स्पीड डिस्टेंस से मेजर की जाती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मेजर की जाती है। इसी क्वेश्चन में अगर वो एवरेज वेलोसिटी पूछते तो आप 0 आंसर लिख सकते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है।
रटा हुआ मामला है तो फिर से मामला यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं पॉइंट चार्ज Q is placed inside the cavity within the solid isolated conducting sphere. Consider the point A, B, C are shown in figure where A, B is magnitude of it. तो ये कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है डायग्राम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसके सेंटर पे या एक Q चार्ज रखा गया है। तो बताइए जब इसके Q चार्ज रखा गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ लाइन जाएंगी और ये टर्मिनेट हो जाएंगी। भाई यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मान लीजिए इसके सेंटर पे अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और लाइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी। तो अगर यहाँ पे बीच में कोई अगर पॉइंट कंसीडर करे तो वहां पे फील्ड है, तो ऑब्वियसली वहां पे फील्ड है, फील्ड इसके इनर सरफेस पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है, तो फील्ड है। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट कंसीडर करा है ए पर, इस जगह पर इंटेंसिटी है, फील्ड है वहां पर। तो ई ए की वैल्यू 0 नहीं है इसके अंदर, तो 0 नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन हमारा या तो 1 हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास ये थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा होगा जहां पे ई की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये क्लियर है। अब हमें मालूम है कि ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये तो पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो सरफेस पे जो चार्ज आएगा ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें मालूम है सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये दूरी भी यहाँ से सेम है और ये डिस्टेंस भी यहाँ से सेम है, तो ई सी की वैल्यू और ई बी की वैल्यू भी सेम होगी। तो ई सी की वैल्यू ई बी के बराबर होगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पता क्या होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को टर्मिनेट कर देगा। इसके अंदर फील्ड हमेशा 0 होती है, बाहर जो चार्ज आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए सिमेट्री की वजह से दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में भी ग्राफ आप देख के बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको करेंगे क्वेश्चन को। इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी द लिक्विड टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर, ठीक है ना। r रेडियस ऑफ द बॉल होता है, डिवाइडेड बाय नीटा मल्टीप्लाइड बाय g सिग्मा माइनस रो, ये लिखते हैं। ये डेंसिटी दोनों की लिखी जाती है, ऐसे लिखते हैं। ये वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी, ये विस्कोसिटी, r रेडियस है, g ग्रेविटी है। तो इसमें रो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो वैल्यू आ गई 2/9 r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू आपने रो कॉमन ले ली तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा रो -1। तो बताइए ये वैल्यू, तो जब इनकी वैल्यू 1 होगी, बताइए टर्मिनल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब सिग्मा रो की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, जब ये वैल्यू बच्चों 1 के इक्वल होगी, जब ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 पे 0 होनी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए कुछ दिख रहा है आपको, मैच करते, देखिए 1 पे ये 0 है, बाकी 1 पे यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है और यहाँ पर भी 0 नहीं है। तो 1 पे 0 होनी चाहिए, तो 1 पे यहाँ पर भी 0 नहीं है, देखिए यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, केवल यहाँ पर है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई ड्रॉ करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। ये क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक सरफेस है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, ये एक मेटल सरफेस है हमारे पास, मेटल सरफेस है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक लाइट हमने इंसिडेंट करी है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग कुछ ई लैम्डा लिख लेते हैं। अब ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब ये जो वैल्यू है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अदरवाइज वर्क फंक्शन से कम अगर ये एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो ये नहीं निकलेंगे। और एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा होती है। तो लैम्डा के टर्म्स में सोचना थोड़ा कई बार हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है, एनर्जी के टर्म्स में सोचना थोड़ा सा हमें लगता है इजी होता है। तो इन सारी वैल्यूज को हम एनर्जी के टर्म्स में थोड़ा देखते हैं कैसे होगी। तो पहली वाली वैल्यू देखिए दिखी हुई है लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा, तो इसका मतलब वो कि एनर्जी जो लैम्डा है ये ग्रेटर हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम उल्टा लिख दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लैम्डा इज लेस देन हो जाएगा E1 लिख दिया। लैम्डा 1 जो है वो कौन सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है इसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही वर्क फंक्शन है। तो ये एक्चुअली में वर्क फंक्शन के बराबर आ गया, W1 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इतना आगे समझ में। फिर दूसरे में देख लीजिए लैम्डा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी E लैम्डा, अगर हम लिखें तो E लैम्डा ये ग्रेटर देन हमारे पास किसकी है, E2 के बराबर है, और ये जो E लैम्डा है मच ग्रेटर देन E3 है। तो बताइए पहला वाला जो केस है, इस केस में यही वर्क फंक्शन है, यही हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो वर्क फंक्शन से भी कम है, जो लाइट हमने इंसिडेंट की है, ये वाली लाइट इंसिडेंट की है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो E1 है।
और E1 की वैल्यू क्या है, देखिए ज्यादा है। तो ये जो एनर्जी हमने इंसिडेंट करी है, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इस केस में कितना होगा यहाँ पर, इसका जो पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई जीरो इसलिए होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला है, तो क्या रोकेंगे उसको, तो ये वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगी। तो V1 की वैल्यू ये जीरो आ रही है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन भी हो सकता है और ये लास्ट वाला भी होता है। बाकी देखते हैं क्या है। अब बताइए, ये जो लाइट हमने इंसिडेंट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी की है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में थोड़ी सी एनर्जी यूज हो गई, यानी कि ई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये वर्क फंक्शन बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी को ही रोकने के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो इस केस में, इस वाले केस में बहुत ज्यादा है, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन। तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो जो यहाँ पे जो है वो जो V3 है वो ज्यादा होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ V3 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3 का, वो ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एनर्जी भी ज्यादा निकल रही है। तो इस तरह से लॉजिकली क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और ये काम हो जाता है। ये वाला सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अ करंट, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। अ करंट I नॉट फ्लो थ्रू द मेटेलिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। ठीक है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC। तो भैया ABC कौन सा सेगमेंट है हमारा, ABC ये सेगमेंट है, ABC ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो हाफ है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हम R लिख लें तो इसका रेजिस्टेंस हम 2R लिख लें। अगर ABC का रेजिस्टेंस हाफ है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये R हो गया, वो 2R हो गया। ठीक है, ये आ गया हमें जहां से समझ में। ठीक है, तो अब बताइए, जो अब ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अगर यहां से सपोज करिए I नॉट करंट आ रही है, तो वो इसमें डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहां पे चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, यही तो होगा। इस तरह से जाएगी कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो अगर करंट I इधर आ रही है तो 2I बाय I नॉट बाय 3 करंट इधर चली जाएगी और I नॉट बाय 3 करंट इधर चली जाएगी। होगा ऐसा। आप चाहें तो यहाँ I1 लिख लीजिए, I2 लिख लीजिए, I1 प्लस I2 की वैल्यू I नॉट लिख लीजिए, या फिर आप इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। V इक्वल टू आई आर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/3 I नॉट R हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2R I नॉट बाय 3, सेम वैल्यू आ रही है। इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वैल्यू आराम से हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जरा, इस केस में, इस वाले केस में, ये थंब के अलोंग, ऐसे थंब के अलोंग जो हम करंट को अगर रखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ आएगी, इस केस में बाहर की तरफ आएगी। तो इस वाले वायर की वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। और इस वाले में, यहां पर ADC वाले में करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपली हम यहां पर B1 माइनस B2 कर देंगे। और ये कितना वायर, हम कितना वायर कंसीडर कर रहे हैं, केवल सेमी सर्कुलर वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सेमी सर्किल के केस में कितनी वैल्यू आ जाएगी, यही हमें बस बताना है, बी नेट की वैल्यू। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, कोई अगर सर्कुलर वायर है और इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R होती है। अब क्योंकि ये सेमी सर्किल है, केवल आधा हिस्सा यूज करा है, तो इसका भी 1/2 कर देंगे। ये तो करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो वैल्यू लिख दीजिए, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4R, और I की वैल्यू आप इसमें लिख दीजिए 2I नॉट बाय 3। ठीक है ना, ये आ गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4R, और उधर करंट कितनी थी I नॉट बाय 3। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। सेम डायरेक्शन में होती तो ऐड कर देते। सॉल्व कर लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4R और ये I नॉट बाय 3 आप बाहर कर दीजिए, और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही आ गया। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट I नॉट अपॉन 12 इंटू R। तो ये आंसर हमारे पास इसमें आ जाता है। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा देखिए बच्चों इसमें मैच कर रहा है। इसमें रेडियस छोटा R दिया था, हमने बड़ा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट I नॉट अपॉन 12R हो जाता है। वैसे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो वाला, आराम से। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर से क्वेश्चन, और यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारा वो वेरिएबल है, वो x का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू l, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज दिस वन, और इस तरह से आपको दिया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है भैया इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx, x डायरेक्शन में है। तो एक पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक है वो ऐसे मूव कर रहा है,
और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो वैल्यू जो है वो कितनी वेरी कर रही है हमारे पास, म्यू नॉट माइनस एल्फा इंटू एक्स, ऐसे वेरी कर रही है, एल्फा एक्स का वेरी कर रही है। तो अगर यहाँ पे हम इसके कहें कि फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ म्यू इंटू एन होता है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, ये म्यू आ गया और ये वैल्यू हमने एम जी रख दी और इसकी जगह हम ये लिख देंगे तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम जी। तो ये आ गया फ्रिक्शन, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा है, देखिए और कुछ नहीं पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको केवल मैग्नीट्यूड के बारे में इसका बताना है, तो इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम जी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक गया, 0 से लेके एल तक गया, देख लीजिए लिमिट लगाते वक्त जरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक बोला गया है, वही हमने यूज कर लिया। कितना आगे समझ में, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बताइए dx अंदर में, ये mg बाहर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी, ये आ गया म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स, इस पूरे को dx लिख दिया, लिमिट 0 से l। थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप कंफर्टेबल होते हैं, ये म्यू नॉट आ गया, इसको आप लिखोगे तो ये x इंटीग्रल ऑफ dx आ जाएगा, तो ये x लिख सकते हैं माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आप लगा दीजिए 0 से लेके l तक। सॉल्व करेंगे तो एम जी एल आप बाहर कर दीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये एल आएगा यहाँ एल स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0 में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट माइनस एल्फा एल बाय 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लेकिन ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है अभी इसमें एक और भी हमें चीज कंडीशन देखनी है जो इन्होंने दे रखी है, उसका यूज करना पड़ेगा। इन्होंने ये दे रखा है, देखिए, सो दैट म्यू के एल इक्वल टू 0, यानी अगर यहां पर x की वैल्यू को हम l पुट कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन का भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आगे समझ में, ये कंडीशन दी है, अगर यहां x की वैल्यू l पुट कर दें यानी तो ये वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट माइनस एल्फा एल, ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये अगर x की जगह हम यहाँ l पुट कर दें, x की जगह l पुट कर दें तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वही हमने 0 लिख दिया, ये म्यू नॉट लिख दिया एल पे। तो जो अल्फा एल है वो किसके बराबर है, अल्फा एल किसके बराबर है, म्यू नॉट के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट लिख देंगे, तो ये म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट बाय 2 हो गई, तो वैल्यू आ गई एम जी एल म्यू नॉट बाय 2। तो कितना आ गया बताइए आंसर, तो म्यू नॉट एम जी एल तो ये दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई, हाफ, 1/2 मतलब, तो 1/2 हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो 1/2 कहां दिया, ये देखिए थर्ड वाला दिया, आ गया समझ में। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस की कई बार आदत नहीं होती नीट के बच्चों को, जेई वालों के लिए तो कॉमन सी बात है, हम लोग कर लेते हैं, नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलस वगैरह पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए ताकि वो कर सकें। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो क्या होता है भैया बताओ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, काम खत्म हो गया आंसर, तो ए आंसर आ गया। तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन पेपर में अगर आपको क्लिक कर जाए कि ये आसान सवाल है, आप सेलेक्ट करके जल्दी जल्दी उसको कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि कैसे उसे सेलेक्ट करें। ये रोटेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम बस लगाना और कुछ नहीं करना है। 2 बार हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एक बार इस डायग्राम के लिए, एक बार इस डायग्राम के लिए, और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन है ये रोटेशन का डायग्राम ऐसे खतरनाक बने हुए, लिखा इतना है, ऑप्शन ऐसे खतरनाक दिए कि देख के डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको करिए। तो पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं। ये कह रहे हैं इसका मास देखिए बच्चों कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका रेडियस छोटा आर है, इसका रेडियस बड़ा आर है, ठीक है ना, ये ऐसे दिया हुआ है हमें। तो ये कह रहे हैं इस एक्सेस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ए का भी लिखना है और बी का भी लिखना है। अभी ए के लिए तो ये खुद ही इसके डायमेट्रिकल एक्सेस से पास कर रही है, खुद के एक्सेस से पास कर रही है, तो आप देखना लिखेंगे हम यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, यहाँ पे लिख देते हैं आई ए लिख देते हैं, तो आई ए अगर हम लिखें तो इस एक्सेस के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस एक्सेस के अबाउट देखेंगे, तो इस एक्सेस के अबाउट, छोटे वाले के अबाउट, इसके खुद के एक्सेस के अबाउट पहले लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/5 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, ये होगी वैल्यू, ठीक है ना। अब लगाएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम, इसके लिए इस वाली एक्सेस को हमें इधर शिफ्ट करना है, तो स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो प्लस छोटा एम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ये हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दी। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बी वाले के लिए इस वाली लाइन के अलोंग लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही काम उधर करना है, आई बी लिख देते हैं, आई बी देखते हैं कितना आता है, ये कितना आएगा, इसके अबाउट बताइए कितना, इसका खुद के अबाउट तो इतना ही आएगा, ये जितना लिखा हुआ है खुद के एक्सेस के अबाउट, तो इसके लिए 2/5 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये तो इसका काम खत्म हो गया, लिख दिया हमने। अब इस बड़े वाले के लिए पहले इसके अबाउट लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2/5 कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, और फिर इस वाले को भी हमें इधर शिफ्ट करना है,
तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, लेकिन किसका एक्सेस शिफ्ट करना है, मास कितना ए का, तो बड़ा वाला मास है, तो कैपिटल एम स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का, बताइए ये हमने बड़े वाले इस वाले ए वाले स्फीयर को बी वाली एक्सेस से पास करा दिया। आगे समझ में सिंपल सा है, हम लोग बहुत आराम से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल ये नहीं है। आपको माइनस करना है ए और माइनस बी, तो आप जरा देख लीजिए आराम से, देखिए माइनस बी हो जाएगा। देखिए 2/5 एम आर स्क्वायर बड़ा वाला ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। 2/5 एम आर स्क्वायर छोटा ये लिखा है, और छोटे वाले के मतलब बी वाले के लिए बी लिखा हुआ है। अब बच्चे हमारे पास ये दोनों, तो इसमें से आर प्लस कैपिटल आर बाहर कर दीजिए, स्मॉल एम माइनस, तो आई ए माइनस आई बी करेंगे आप, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का आर स्क्वायर माइनस कैपिटल एम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम, ये वैल्यू आ गई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ गया, छोटा एम माइनस बड़ा एम, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखिए बच्चों मैच कर गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला भी आपको आराम से। सो बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, जनरली हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द लेंस कॉम्बिनेशन है शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू लेंस L1 एंड L2 ऑफ फोकल लेंथ +10 एंड -10 रिस्पेक्टिवली, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज फाउंड बताना है। तो यहाँ पे बच्चों दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये वाला हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वाला कॉन्केव लेंस है, फाइनल इमेज बतानी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो पहले हम ये देख लें कि ये कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो फाइनल इमेज इनिशियल ऑब्जेक्ट कितना है 30, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -30, इसके लिए 30, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव में कितनी दी है 10 दी हुई है, तो ये आ गया -30 इक्वल टू 1/+10, समझ में आ रहा है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस, और जो u है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड है, तो माइनस, हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर शिफ्ट किया तो 1/10, और इसको इधर शिफ्ट किया तो ये -1/30, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 1/15, तो v की वैल्यू कितनी आ गई +15 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो इमेज बन रही है हमारे पास, यहाँ पर जो बच्चों इमेज बन रही है, ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में, वो कितनी दूरी पर बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस से 15 की, तो दिस इज डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब ये जो रे है हमारे पास, ये कॉन्केव से पास करेगी, अगर ये कॉन्केव लेंस नहीं होता तो 15 सेंटीमीटर पे पास करेगी। ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इसको चेंज कर देगा, इसके पाथ को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी 3, ये डिस्टेंस था, तो इसके लिए ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कॉन्केव लेंस के लिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होगी, तो -10 लिख देंगे, ये वैल्यू देखिए बच्चों गिवन है, और u की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये राइट साइड बन रहा है इसलिए 12 हो जाएगा, तो फिर से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला यही वाला। ये फाइनल इमेज बताना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको v डैश लिख लेते हैं, -1/u कितना है +12, ठीक है ना, +12, समझ में आ गया, उधर है 12, और फोकल लेंथ इसकी कितनी होती है -10, सॉल्व कर लें तो 1/v डैश इक्वल टू, ये उधर आपने शिफ्ट कर दिया, ये वाला टर्म उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई +1/12 -1/10, ठीक है, ये आपने उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका हम एलसीएम ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया 120, ऊपर वैल्यू आ गई माइनस, ये 10 आ गया और ये 12 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई -1/60, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, जो v डैश आ गया वो -60 आ गया, यानी कि जो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड बन रही है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड, तो माइनस साइड हमारे पास इमेज बन रही है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों इसमें, देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट आ गया, द 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्केव लेंस, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन इजी था, करते हैं हम लोग, कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जीनर डायोड का, तो इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन की बात कुछ भी नहीं है। आइडियल जीनर डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज 3, तो इसके अक्रॉस बच्चों 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यही आपसे कह रहे हैं, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है, तो बताइए इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, बस यही आंसर है, ए बी के अक्रॉस आपसे पूछा है, 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन था ये, तो ये कितना है 2 वोल्ट इसका आंसर हो गया, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देख लेते हैं,
द थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटेंस कैसे है हमारे पास, सेम है, सेम है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P, इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो P लिखी हुई है, ठीक है ना। और ये पूरे में मिला के पूरा जो इक्विवेलेंट है, सारी एनर्जी जो इसमें स्टोर है वो टोटल एनर्जी लिखी है, टोटल, ठीक है, तो वो टोटल एनर्जी है। तो हमें यूपी यानी कि P पे जितनी एनर्जी है डिवाइड बाय यूपी बाय यूटी बताना है। सवाल आपने पढ़ लिया। अब आप बताइए हमें, अगर सब आइडेंटिकल है, अगर इसका कैपेसिटेंस सी, इसका सी, इसका सी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V/2, और इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, V/2। क्यों? क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सीसी है, तो जो ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह होगा, यहाँ पे कुछ आधा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आधा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, तो बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV² लिखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम पहले यहां लिख लेते हैं, फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 CV², ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सी कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सी कितना है यहाँ पे, सी लिख दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास CV² बाय, ये 1/2 था, ये 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास P पे टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है, ठीक है। अब आते हैं टोटल के लिए, तो टोटल भाई हमें निकालना है। अब टोटल के लिए देखेंगे, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, और सी इक्विवेलेंट के बाद ये पूरा जो हमारा पूरा सिस्टम है ये इसके साथ तो बैटरी से ही कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट निकाल ले। तो पहले ये सी और ये सी कैसे, सीरीज में, तो ये सीरीज में, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/2, और ये आपस में पैरेलल में, तो C/2 प्लस सी कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3C/2, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास बच्चों, वो कितना आ गया, 3C/2 आ गया। तो ये 1/2, ये कितना आ गया, 3C/2, इसका V² कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 3V²/4, ये आ गया 3V²/4। तो ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास 3/4 CV। बट डिवाइड करना है आपको, आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए P/T करना है, तो CV²/4 CV²/4, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास, ये P की वैल्यू आ गई UP डिवाइडेड बाय UT, ये भी नीचे आएगा और ये भी, तो ये 1/6 आ गया, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, देखिए बच्चों इसमें करेक्ट आ गया। तो आसान सवाल था, वैसे कुछ नहीं खास था, परेशान होने की जरूरत नहीं थी सवाल में। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। A conducting loop of finite resistance lies in xy plane where the constant magnetic field in z direction, ठीक है। The area of the loop, तो area of the loop है, हेलो 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 हेलो, तो इसमें ये जो, तो इसमें बच्चों जो एरिया ऑफ द लूप है, जो एरिया ऑफ लूप है वो A = A0 1 + sin t के साथ वेरी कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि जो पावर कितना होगा, तो पावर के लिए पहले हमें ईएमएफ निकालना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो ये पहले हम लोग लिखें यहाँ पे, तो फ्लेक्स होता है कितना, फ्लेक्स की वैल्यू कितनी होती है, इसको दूसरे पेन से लिखें, इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स, तो फ्लेक्स होता है B × A, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो कितना होगा, d∅dt कर देंगे, B कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है ना। उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, हमें तो ग्राफ देखना है इसमें, ये माइनस d∅dt होता है, तो ये B हो गया, ये dy/dt ऑफ A, और A की वैल्यू कितनी दी है, B dy/dt ऑफ A0 1 + sin t, तो A0 बाहर कर दीजिए, तो B A0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास cos t, ये आ गया cos t, तो ये आ गया हमारे पास EMF। और पावर क्या होता है, पावर होता है P = E²/R, V²/R होता है, E कर दिए, सॉल्व कर लें इसे हम लोग, तो B² A0² डिवाइडेड बाय R cos² t, ये वैल्यू आ गई। तो जो पावर है, देखिए जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू cos² t के है। तो ये ग्राफ पे देखना है हमें, पावर वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, तो बाकी सब तो ये कांस्टेंट ही हमारे लिए, ये बाकी सारे टर्म्स तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना, बाकी सारे टर्म्स हमारे लिए कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू cos² t, तो T = 0 पे, T = 0 पे, T = 0 पे पावर मैक्सिमम है, तो एक तो पावर कांस्टेंट नहीं है तो ये ग्राफ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और T = 0 पे पावर मैक्सिमम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। cos² थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये है रेजिस्टेंस के साथ साथ थर्मल, जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल लगा है बच्चों को। द कंसिडर द टू सर्किट A and B each having the two resistance, one of them are positive
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अल्फा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और नेगेटिव का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अल्फा नेगेटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। while the other one has a negative temperature coefficient, the current through this circuit are denoted by, तो ये दोनों देखिए पहले सीरीज में कनेक्टेड है, इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, देखिए लिखा हुआ है द इनिशियल एट इनिशियल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द सर्किट। तो ये देखिए आर नॉट वन माइनस एल्फा टी, तो ये आर वन हम लोग लिख लेते हैं, इसको आर टू लिख लेते हैं, तो आर वन प्लस आर टू इनिशियली सेम था, तो ये आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस आर नॉट वन माइनस एल्फा डेल्टा टी, और इनिशियली दोनों कैसे हैं सीरीज में, इनको अगर आप ऐड कर दीजिए तो ये टू आर नॉट आ जाएगा, ये अल्फा डेल्टा टी से हट जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आया है वो टू आर नॉट के इक्वल आ गया, जब ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो टू आर नॉट आ गया, इसमें अल्फा डेल्टा टी नहीं आ रहा। इसका मतलब है इस केस में क्या हो रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ तो ये वाला रेजिस्टेंस उसी तरह से उतना ही जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये IA जो करंट है ये कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो IA तो कांस्टेंट होगी। तो देखिए IA डिक्रीज लिखा है, IA इंक्रीज लिखा है, और थर्ड फोर्थ में लिखा है, तो IA कांस्टेंट इसमें भी लिखा है और थर्ड वाले में भी लिखा है, तो कांस्टेंट तो होगी, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि एक पॉजिटिव इफेक्ट है एक नेगेटिव इफेक्ट है और बराबर बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं पैरेलल में। पैरेलल के केस में हमें बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, पैरेलल के केस में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, फिर प्लस 1 अपॉन आर नॉट 1 माइनस एल्फा डेल्टा टी, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर नॉट 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी, और ऊपर जब आप इसको लिखोगे तो फिर से ये 2 आर नॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नीचे आपने लिखा तो ये आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे अगर हम देखें इसको आर इक्विवेलेंट लिखें तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ गई आर नॉट 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये आर नॉट की वैल्यू जो इसके लिए आ रही है वो इस तरह से आ रही है, इनका इक्विवेलेंट जो हमने लिखा तो कितना आ गया आर नॉट बाय 2 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी। तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, माइनस लिखा है ना, तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, ये वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरा कम होता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी, तो उस केस में जो करंट है वो क्या होगी, इसमें इंक्रीज होनी चाहिए, तो इस केस में आई भी इंक्रीज करेगा और ये कांस्टेंट है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। इस वाले में देखिए अल्फा आ रहा था, तो अल्फा अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा होगा, तो थर्ड नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अ बॉब ऑफ मास m इट रेस्ट, तो एक बॉब हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ से पेंडुलम से कनेक्टेड है और ये बॉब हमारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, लेंथ 10 मीटर, इसकी लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर है, ये लेंथ भी दी है 10 मीटर। एज शोन इन फिगर द पॉइंट ए ऑफ द मास m, ये इसका भी मास सेम है, तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, तो a और b दोनों के मास से सेम दिए हुए हैं। ट्रेवल हॉरिजेंटली, a हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो आपको गिवन है। बॉब और ये इसके साथ कोलाइड करता है, इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है, कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। द बॉब विल बी राइज h मीटर आफ्टर द कोलिजन, टेक द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी एंड। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि अगर हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है और दोनों के मास अगर बराबर हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, तो होगा क्या, ठीक है ना, दोनों के मास बराबर है, इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज आएगी, ये वाली जो वेलोसिटी टकराने के बाद ए तो रेस्ट पर आ जाएगा और बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज आएगी, तो ए अपनी वेलोसिटी बी को दे देगा, बी के पास इतनी वेलोसिटी आ जाएगी, बस अब इसकी हाइट बताना है, तो क्या होगा, ऐसे स्विंग करता हुआ ऊपर जाएगा और यहां तक कुछ आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच के बराबर आ जाएगा, एम से हम कैंसिल कर दीजिए, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 1/2, ये 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू एच, तो ये कैंसिल हो गया और ये 5 आ गया, तो ये 5 मीटर इसका।
तो ये सेकंड ऑप्शन देखिए बच्चों इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से सवाल तो वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने करा है, थ्योरी में हम लोग करते हैं, फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर लोगे। थोड़ा सा ये है, अ सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ uniform density flowed in a density rho. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with the time period t. If the same cork flowed in the another, obviously इसका क्वेश्चन वगैरह हम लोग करते हैं और ये पढ़ते हैं। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आता है? टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट ओवर m अपॉन a रो इंटू जी। ए एरिया है, ये सेम है, जी सेम है और मास उस कॉर्क का सेम है। तो यहाँ पे देखा जाए जो टी है वो प्रोपोर्शनल टू ये आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो जल्दी हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो यहां पर आप कंफर्टेबली कर लोगे। अब आप सोचो ये सारा याद करके फिर एकदम से करें तो ये क्लिक ही नहीं करेगा आपको कि यहाँ पे क्या लगाना है आपको। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो आ गया, ठीक है ना। तो अब जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। द कॉर्क इज depressed slightly and release. It oscillates harmonically with the time period t and the same cork flowed in the another liquid of density rho 2. तो इसका टाइम पीरियड, तो पहले इसका टाइम पीरियड t था, बाद में इसका टाइम पीरियड 2t हो गया। तो अब आपको डेंसिटी बतानी है, ये बाद में डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे रो 1 लिख लीजिए और यहाँ पर आप रो 2 लिख लीजिए, इसका रूट कर दीजिए। ये तो करेंगे t1 बाई t2 इक्वल टू रो 2 बाय रो 1 कर देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्व कर लेंगे, टी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 4 इक्वल टू रो 2 बाय रो 1 आ जाएगा। तो रो 2 बाय रो 1 ही पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता अगर आपने पढ़ा नहीं है ठीक से। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब हम लोग इसको करते हैं तो फॉर्मूला, तब हम लोग इसको याद भी कर लेते हैं उसी वक्त, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ रट के ऐसे काम थोड़ा मुश्किल है, इसको आप ऐसे ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मीन फ्री पाथ का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो मीन फ्री पाथ का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यहाँ पे यूज करते हैं। दिस इज 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ठीक है ना। एन जो है वो डेंसिटी है, डी डायमीटर है और लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता होता है। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज हाफ, तो यहाँ पे लिख लीजिए, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी अपॉन डी ए का स्क्वायर इंटू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं आराम से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, जो जो लिखा है वैसे लिख देते हैं। द डायमीटर पहले पूछ लेते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ एन आइडियल गैस ए इज हाफ। तो अगर इसका लैम्डा है तो इसका 2 लैम्डा हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक आधा है तो आधा ही लिख दिया, इसका डबल कर दिया, इक्वल टू। अब लिखते हैं डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ ए इज ट्वाइस। ए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल है डायमीटर, तो इसका 2d लिख दीजिए और इसका d लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये nb अपॉन na आ गया। ध्यान से करना है सारा काम, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए na की वैल्यू 2nb भी दी है, na की वैल्यू 1/2nb भी दी है। तो अगर आपने थोड़ा भी पेशेंस लूज करा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा ठीक है, समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ रही। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ए का जो है डायमीटर डबल है, तो ए की जगह हमने 2d रख दिया, ये d रख दिया। ये लैम्डा ए का आधा है इसके रिस्पेक्ट में, एक जगह डबल लिखा है, एक जगह हाफ लिखा है, तो ध्यान रखिए लैंग्वेज का। सॉल्व कर लेंगे, डी डी कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1/4 एन बी अपॉन एन ए। तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, एन ए की वैल्यू यहां से एन ए की वैल्यू आ गई 1/2 एन बी। ये आंसर हमारे पास बच्चों आ जाएगा। तो एन इक्वल टू 1/2 एन बी। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया होगा तो हो सकता है आपका 1 आंसर आ जाए। फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद भी है, सब करा, लेकिन आपने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया, क्या हाफ है और क्या डबल है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें। तो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल। ये वाला क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स का है और न्यूक्लियस से का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें यूरेनियम दिया, थोरियम, ये रिएक्शन दी हुई है। हमें पहले निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपसे एनर्जी पूछिए, आपसे क्या पूछा गया, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का मतलब है इस रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमें फाइंड करना। तो डेल्टा एम निकाले, तो पहले हम यूरेनियम का लिखेंगे, तो मास यूरेनियम का लिखेंगे, मास ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का मास कितना दिया, इतना, तो 238 माइनस 050, उसमें से इसका और इसका मास माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 234.043। आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए और प्लस इन दोनों का मास ऐड करके हम माइनस कर देंगे, तो 4.003, ठीक है ना। देख लो यू में एटॉमिक मास यूनिट एएमयू लिखा हुआ है। जरा चेक कर लेते हैं, 238 माइनस 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 238.050 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया 238, ये आ गया, ये 00 तो 0 आ गया, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। तो 238 तो ये दिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.0, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 0, ये आ गया हमारे पास
सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 0 4 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। इतना डेल्टा एम जो है, इतना मास का डिफेक्ट हो गया, ये मास की कमी हो गई इस रिएक्शन के दरमियान, और ये रिएक्शन, ये जो मास डिफेक्ट हुआ यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टीन के हिसाब से, कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो Q वैल्यू हमारे पास दैट इज 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो आपसे पूछा किसमें क्या, अब जरा देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब है 1000, कितने हो गया 10 की पावर 6, तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम 0.004 इंटू 931.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 कर दें तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। मेगा मतलब 10 की पावर 6, किलो का भी किलो, ठीक है ना, 2 बार किलो लिखेंगे तो मेगा होगा, तो एक हमने 10 की पावर 3 बाहर कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आगे तो सॉल्व करना है इसको, तो 3 से आप करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो 4 ही आ गया, ये 931.5 आ गया। सॉल्व कर लें तो ये 20, तो ये 2, तो ये आ गया 6, ठीक है ना, 4 ये 6, फिर 12, तो 12 का ये 2, और ये 36, तो ये 37, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3726 वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास, और ये पॉइंट भी है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए हमारे पास आ गया। तो हमने ये आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया और कैलकुलेट कर लिए, प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेट भी इसमें कर दिया है, ठीक है ना। कई बार हम लोग को इसमें आलस आता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सोलेनाइड का क्वेश्चन है। सोलेनाइड मतलब दिया हुआ है इसमें, और हमें क्वेश्चन में आपको इंडक्शन बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो कहाँ का है, EMI का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। कंसिडर लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड इन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेन वो N इंटू आई, ये होती है, I जो है करंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। और फाई होता है NBA, N नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने जाएंगे, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए याद रखिए स्मॉल n और कैपिटल N में बड़ा फर्क है, ये पर यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये N इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये N इंटू एल ये आ गया, B की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितनी है म्यू नॉट N I, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आप लिख दीजिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, N का स्क्वायर आ गया, देखिए ये म्यू नॉट आ गया और ये पाई आ गया, म्यू नॉट आई, ठीक है ना, N का स्क्वायर कर दिया, एक L आ गया और ये आर स्क्वायर आ गया। देख लीजिए N का स्क्वायर कर दिया, I बाहर कर दीजिए, I भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ये I था बाहर, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, ये एक L है, ये एक L है, N और N 2 बार आ गया तो N स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट पाई N स्क्वायर L आर स्क्वायर इंटू आई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, L इंटू आई के बराबर। आई को छोड़ के बाकी जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या है हमारे पास, इंडक्टेंस है। तो ये ही एक्चुअली में हमारा L है, यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों को, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो म्यू नॉट पाई N स्क्वायर आर स्क्वायर L, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए हमारा इसमें करेक्ट है। म्यू नॉट पाई, पाई भी आ रहा है, पहले वाले में देखिए पाई नहीं आ रहा है इसलिए वो गलत है, बाकी में 2 आ रहा है, 2 कहीं कुछ नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे समझ में, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल बेंच का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, एरर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स करेक्शन के लिए हम लोग पिन जो है वो सेम लेंथ पे रखनी होती है, क्योंकि नीचे और ऊपर अगर पिन हो गई तो उसका भी एक एरर आ जाता है, तो उसको सेम करने के लिए हम लोग इस इंडेक्स करेक्शन का यूज करते हैं। तो ये किस में यूज होगा, ऑप्टिकल बेंच में यूज होगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। इस वाले क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंक्रीज्ड बाय द स्मॉल अमाउंट। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, V इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। गामा जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, V जो है वॉल्यूम है, लेकिन आपको देखिए गिवन क्या, आपको गिवन है अल्फा, अल्फा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन है। तो हम लोग को ये मालूम है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा की वैल्यू 1:2:3 होती है, आपने पढ़ी होगी। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई, V गामा की वैल्यू आपने 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ये आंसर आ गया हमारे पास।
तो चेंज इन वॉल्यूम ही आपसे पूछा है बच्चों, तो ये वैल्यू में आ गया। तो कौन सा आंसर है 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन हमारा देखिए इसमें करेक्ट आ गया। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हो गया आराम से। तो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर वाला जो चैप्टर टॉपिक था उससे। तो फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिसिंग था, हमने लिख दिया। मूविंग ऑन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे तो पी ई डिवाइडेड बाय पी ऑफ फोटोन, ऐसे लिखना है, इन्हीं का रेशियो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 2m इंटू के, मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखिए, ये एनर्जी है हमारे पास। और इसके लिए कितनी होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। फोटोन का एक्चुअली में मास नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए m वहां पे हम लोग नहीं लिखते। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय p लिख दिया, p इक्वल टू e बाय c, ये फॉर्मूला हमें पता है। मोमेंटम, एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है, तो ये यूज कर लिया हमने। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू c ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू हो गई 2m इंटू के डिवाइडेड बाय e। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 मास इलेक्ट्रॉन का गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के, एनर्जी तो कितनी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय ई, ई की वैल्यू कितनी है, फिर से ये वैल्यू लिख दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 20 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो जरा देख लेते हैं कुछ कैसे सॉल्व होगा, ये कुछ दिख रहा है तो आप हमें बताइए अगर। तो ये तो ठीक है, ये नीचे तो आ गई वैल्यू हमारे पास, कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर 8, नीचे कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.2 32 हो गया। पॉइंट हमने इसमें इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 32 आता है और 10 उधर से, तो 10 की पावर माइनस 18 ये आ गया, ठीक है ना। ये अभी हम लोग ने इतना हिस्सा सॉल्व करा है। अब इसमें जरा देखते हैं, अब आप देखिए ये कितना लिखा हुआ है, इसको अगर 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 हो जाएगा, ये पूरा 16, ये 10 आपने इसके साथ यूज कर लिया, ये 4 और ये 2 to 4 और ये 9, ठीक है ना। तो अगर आप देखें इसमें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 4, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा और इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये दो करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ये लिखा हुआ था, नीचे कितना लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। और इसमें पावर जरा देखिए, ये 10 की पावर माइनस 31 है और ये 10 की पावर माइनस 19 है, तो इन दोनों को अगर मिला दें तो 10 की पावर माइनस 50 हो गया। ये 50 जो है ये बाहर कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 25 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम बाहर करें तो ये 10 की पावर माइनस 25, तो ये आ गया, और अंदर कितना बचेगा, ये हो गया 64, 4 और 64, 64 यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आप 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 और बाहर आ गया, बताइए ये आ गया। देखिए ये 16 है और ये 2, ये 2 हमने इसमें से बाहर लिया, इसमें से 4 बाहर लिया तो 8 हो गया, और 9 का 3 ले लिया बाहर कर दिए, 10 की पावर माइनस 50 था तो 25 बाहर आ गया। ये वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा और फर्दर, तो ये यहां से 0 हटा दीजिए, ये ऊपर 10 लगा दीजिए, तो ये 8 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये 9 डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू आप ऊपर चले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस 25, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 9 हो गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से इसको हम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27, तो ये वैल्यू आ गई 27, तो ये वैल्यू आ गई 900 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये आ गया कितना, ये 45, तो 5 और ये 18 और 4 22, तो 225 इसका आंसर आ गया। तो देखिए कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे आपके लिए पूरी कर दी है ताकि आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना हो, तो ये 225 इसका आंसर आ जाए। तो इस तरह से बच्चों ये वाला सवाल भी आराम से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द वेलोसिटी दिस वन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होगी mv²/r, ये कौन देगा, जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू kq²/r², ये तो होता है फॉर्मूला, बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। हमें r की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक r यहां से आप कैंसिल कर दीजिए, तो r की वैल्यू कितनी आ गई kq²/mv², बस सॉल्व कर लें। k 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, जो 1/4πε0 होता है। चार्ज कितना है 1.6, तो 1.6, ठीक है ना, कितना 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने चार्ज का स्क्वायर कर दिया यहाँ से। अब आता है मास, मास हमें गिवन है कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 9 मास कितना गिवन है, मास गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो मास ये गिवन है, हमने मास ये वैल्यू बच्चों पुट कर दी, और फिर लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 256 का रूट है, तो 256 का स्क्वायर कर देंगे तो ये
220, ये आ गई वैल्यू 25.6, और स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर 5 दिया, तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो देखिए जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग जरा। तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 16 और इंटू 16 56 होता है, तो ये जीरो यहाँ से हटा के आप ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ से दोनों जीरो हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारे पास 10, बस वैल्यू सॉल्व करनी है हमें और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो सब तो कैंसिल ही हो रहा है, आप अगर देखा जाए कुछ भी ऐसा नंबर नहीं बचा है, ठीक है ना। और ये 10 की पावर -31 कहाँ गया, आंसर क्या पूछा गया हमसे, ये x इंटू 10 की पावर -1। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 की पावर 9 देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है -38, ये लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 आपने यहाँ से हटा दिया था, ये कितना आ गया +31, तो ये ऊपर चला गया तो +31 हो गया। और ये भी, ये नीचे कितना है 100, सॉरी 10 की पावर 10 था और ये 10, तो 10 की पावर 11 हो गया, ऊपर चला गया तो -11 हो गया। तो ये हमारे पास सारे चीजें बची यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 10 की पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप फिर से, ये 9 हो गया, ये 38 हो गया, फिर ये वैल्यू हमने ऊपर लेके 31 हो गया, ये 10 की पावर 10 और एक दे 10 से और बचा था, तो ये हो गया 10 की पावर 11, तो 10 की पावर 11 ऊपर चला गया तो इतना हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। तो ये कितना हो गया था 9, ठीक है, 9 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका बच्चों, 1 आ गया। तो इसका आंसर 1 आ गया, तो 1 इसका आंसर आ गया, x इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व कर लेंगे, you'll get आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे दो इंडक्टर हैं, ये सीरीज में लगे हुए, ये L और ये L, लेकिन याद रखिए आपसे पूछा A और B के बीच में गया, तो पूरे के बीच में नहीं पूछा गया, केवल इसके बीच में पूछा गया। तो इस वाले के बीच में केवल L है, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पर A और B के बीच में अगर ये भी L है और ये L है, तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनकी कंबाइंड वैल्यू जो होगी वो L/2 आ जाएगी। जबकि ये दोनों अगर A और B यहाँ लिखते तो ये 2L हो जाता, तो ये L है और ये L/2 है। तो जो EMF होता है दैट विल बी इक्वल टू L इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय di/dt, ऐसे हम लोग लिखते हैं मॉड में, अगर आप चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो EMF है वो di/dt तो दोनों में सेम है, L इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो पहले वाले में कितना आ जाएगा, किसमें पूछा गया, P वाले में, तो P हमारा ये है, तो पहले तो ये L आ गया, दूसरे वाले में कितना है, ये L/2 है, Q वाले में L/2 है। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2, तो इसका बच्चों 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 इस तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अगला सवाल देखते हैं, ये एडियाबैटिक का है, थर्मोडायनेमिक्स का। एडियाबैटिक का वर्क डन आपको बताना है, तो वर्क डन कितना होता है, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। NR डेल्टा T गामा -1, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है इस केस में। N देखिए कितना दिया है 1 मोल, तो 1 लिख दीजिए। R दिया 8.3, ये कितना दिया हुआ है 60 - 50, तो ये लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 5/3 -1। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 2/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 10, ये कितना आ गया 83 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 83 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9 और ये आ गया 24, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। देख लीजिए 2/3, ये 10, 8.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 124.5, तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 124.5 आया, उसको डबल कर दीजिए, यही आ जाएगा, ठीक है ना। 124 का डबल करेंगे तो 248 आ जाएगा, और 0.5 को एक और कर देंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। चलिए आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौलीज का क्वेश्चन है। बर्नौलीज लगाना है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे लगा दीजिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर एट P प्लस हाफ रो VP स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट Q प्लस हाफ रो VQ स्क्वायर, ठीक है ना। तो P माइनस PQ की वैल्यू 1/2 रो VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो 30 आ गई, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दीजिए कितनी है 1000, ये आ गया। इधर आ गया हमारे पास VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए, यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी P है, V लिख दें अगर इसकी वेलोसिटी, तो हम ये लिख सकते हैं Q पे वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो VQ की जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ VP वेलोसिटी होगी। वो हमने इसलिए लिखा है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाया है, A1V1 इक्वल टू A2V2। यहां का एरिया डबल है, यहां का एरिया 40 है, देखिए 40 दिया हुआ है, और यहां का एरिया 20 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे
इसका एरिया 40 है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 20 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे 2v हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, ये 40 आपने लिखा, ये vp लिखा आपने यहाँ पर, इधर आपने 20 लिखा और इधर vq लिखा, q, ठीक है ना। तो ये q की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ vp आ जाएगी। तो जहां q लिखना था वहां 2 टाइम्स ऑफ vp लिख देते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4vp स्क्वायर माइनस vp स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 3vp स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास vp स्क्वायर, इसका आपने कर दिया रूट। चलिए रूट बाद में करते हैं, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 10, और ये 10 से सॉल्व किया तो 100, तो यहां से हमारे पास बच्चों क्या आ गया। इसके बाद यहां लिख रहे हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, तो v, ये क्या लिखा था, p लिखा था हमने, तो p लिख दीजिए। तो vp की वैल्यू कितनी आ गई, vp की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10, ठीक है ना, 1/10, ये 1/100 बचा तो 1/10 आ गई, तो 1/10 आ गया। लेकिन ये vp जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास किसमें, मीटर पर सेकंड में। हम लोग देखिए ऐसा यूनिटी तो सब यूज करिए, ये न्यूटन में दिया, डेंसिटी भी वही लिखिए। आपसे पूछा गया बच्चों सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वैल्यू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ये वेलोसिटी आई है, आपसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं, रेट। तो रेट क्या होता है, q, जिसकी वेलोसिटी लिखिए उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि vp मल्टीप्लाइड बाय ap कर दीजिए। तो vp तो 10 आ गया, सेंटीमीटर में दिया, और ap ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो कितनी वैल्यू गिवन है, ap की वैल्यू कितनी गिवन है 40, देखिए 40 दिया p की, है ना, तो ये 40 लिख दीजिए। तो 40 कितना आंसर आ गया बच्चों, 400 आ गया। तो 400 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, 400 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोटेशन का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। A thin horizontal disc is rotating about the vertical axis passing through its fixed point। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपने रटा रटा है तो थोड़ा फिर दिक्कत हो जाती है नीट के बच्चों को, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, तो ये इजी क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज LA, तो ये वाला पॉइंट देखिए बच्चों फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछे इट्स एंगुलर मोमेंटम LA एंड B कंप्यूटेड अबाउट द पॉइंट A एंड B। A पॉइंट के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं और B पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस MVR, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, MVR। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों मूव ही नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो L की वैल्यू केवल I ओमेगा आएगी। तो इसके अबाउट भी I वही है, इसके अबाउट तो केवल अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो केवल I ओमेगा। तो A के अबाउट भी ये I ओमेगा है और B के अबाउट भी ये I ओमेगा है, तो आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो भाई कोई गड़बड़ी मत करिएगा, लेंथ के हिसाब से मत लिखिएगा, सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तब कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। तो फिर हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं उसमें अपना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करिए, जहां भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ाई करिए, रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना, कोई भी चीज हमें रटना नहीं है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना, हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए, ताकि आपका जो फिजिक्स है वो और भी बेहतर हो सके और बाकी के सब्जेक्ट भी आपको इसी तरह से कराया जा सके। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप अपनी कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।